रोजगार का नया रास्ता खुलेगा, नए नए कल कारखाने खुलेंगे और हमारे लोगों को यहीं पर रोजगार मिलेगा और हम अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ, हम अपने परिवार के साथ यहीं पर 2 रुपए का आमदनी करेंगे और 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के साथ खाएंगे। लेकिन देखा यह गया कि ममता बनर्जी ने जो वादा किया था उसका अखबार आज भी आपको सोशल मीडिया में घूमता हुआ दिखेगा कि आमी जुदी सरकारे आसी ताले 6 मासेर मध्य कल कारखाना तैरी करब। आज भी वो अखबार आपको सोशल मीडिया में नजर आएगा। 6 महीना का वादा करके 15 साल गुजार ली, बंगाल में कोई नया कारखाना नहीं खुला। यहां तक कि पिछली सरकार में जो कारखाना था 15 साल में एक एक करके तमाम कारखानों पर ताला लगता चला गया। जो रोजगार हमारे बंगाल में था वो रोजगार को खत्म करने का काम ममता बनर्जी ने किया और धीरे धीरे जहां हमारे इलाके से रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले परियायी श्रमिक, जो माइग्रेंट लेबर जो बाहर जाके काम करते थे, उसकी तादाद बढ़ने लगी। जहां पहले 20,000 लोग जाते थे, आज यहां से 60,000 70,000 लोग बाहर जाके काम करते हैं। ये तादाद बढ़ता चला गया। इसको रोकने के लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। आज हम लोगों ने ये सोचा था कि ममता की सरकार आएगी तो हमारे यहाँ के बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी। ग्वालपोखर में कोई कॉलेज नहीं है। ग्वालपोखर में और भी ज्यादा तादाद में प्राइमरी स्कूल की जरूरत है, हाई स्कूल की जरूरत है। इस पर सरकार कुछ काम करेगी, लेकिन नतीजा कि आज बंगाल की सरकार ने पूरे बंगाल में 2023-24 साल में 8,209 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया और अभी बंगाल में 25,000 स्कूल बंद होने जा रहा है। 25,000 स्कूल बंद होने जा रहा है, जिसमें 3,454 स्कूल है जिसमें पढ़ने के लिए एक भी बच्चा नहीं है और बाकी स्कूलों में टीचर नहीं है। ये बहाना बनाया जा रहा है। इसके नाम पर अब 25,000 स्कूल बंगाल में आने वाले वक्त में बंद करने की तैयारी सरकार कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये 25,000 स्कूल बंद हो जाए तो आपके बच्चों को तालीम कहां मिलेगी? प्राइमरी स्कूल खत्म हो गया, एसएसके खत्म हो गया, एमएसके खत्म हो गया। तमाम स्कूल जब बंद हो जाएगा तो एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा जो रोजी रोटी के में ही पूरी जिंदगी गुजार रहा है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसके बच्चों को तालीम मिल सकती है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन यहां सरकार खुद स्कूल बंद कर रही है। तो जब तमाम स्कूल बंद हो जाएगा तो हमारे बच्चों को तालीम कहां मिलेगी? आज आप लोगों के बीच में जो लोग यहां पर आकर कहते हैं कि 44 साल में विक्टर का बाप कुछ नहीं किया, विक्टर का चचा कुछ नहीं किया, विक्टर ने कुछ नहीं किया, ये कहा जाता है ना, तो उनसे कहिए कि इसी 44 साल में पढ़ के तुम्हारा मंत्री बना है। इसी 44 साल में तुम पढ़ लिख के नौकरी करने लायक जिस हाई स्कूल में इस्लामपुर में नौकरी करते हो, वो स्कूल बना के पिछली सरकार ने दिया था, तभी तुम इस्लामपुर स्कूल का मास्टर बने थे। आज तुम एक नया स्कूल बना पाए हो तो पूरे ग्वालपोखर में गुलाम रब्बानी साहब से पूछिए कि किसी भी गांव में एक प्राइमरी स्कूल बनाए हैं 15 साल में? एक एमएसके बना है? एक एसएसके बना है? एक नया आंगनवाड़ी सेंटर बना है? तो पूरे ग्वालपोखर में आपको जितना भी स्कूल एमएसके, एसएसके, आंगनवाड़ी दिखाई देगा, ये पिछली सरकार का बना हुआ है। अभी भी जो हम लोग शाहपुर एपी स्कूल के ग्राउंड में खड़े होकर जो यहां पर आप लोगों से बात कर रहे हैं, ये स्कूल भी पिछली सरकार का बनाया हुआ है। आप पूरे ग्वालपोखर में एक नया स्कूल नहीं बना पाए। स्कूल बंद होता जा रहा है। जहां स्कूल नहीं बन रहा है वहां पर सरकार एक स्कूल को बचा नहीं सकती है, नया मास्टर नहीं दे पा रही है। पिछले 12 साल से
टेट में मास्टर के नाम पर पैसा वसूलने का काम कौन किया? यही गुलाम रब्बानी। गुलाम रब्बानी साहब मास्टर बनाने के नाम पर पैसा वसूला इलाके से, और जब नौकरी नहीं हो रहा था तो जो लोग पैसा दिए जाके रब्बानी का घर घेराव करके बैठा था कि नहीं? फिर रब्बानी साहब का घर घेराव करके बैठा हुआ था। तो ये इलाके को लूटता भी है और लूटने के बाद फिर बड़ा बड़ा बात भी करता है। बंगला में बोलता है ना, चोरेर मायर बड़ो गला, तो ये रब्बानी का गला बड़ा हो जाता है। तो यहां पर समझने की जरूरत है कि जो गुलाम रब्बानी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक यहां पर एक अपना अर्दली पाल के रखे हैं भाई की शक्ल में, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो ये कहता है कि अगर टीएमसी नहीं करो तो टीएमसी लक्खी भंडार वापिस करो, टीएमसी नहीं करोगे तो टीएमसी का राशन वापिस करो, टीएमसी नहीं करोगे तो टीएमसी से जो मिलता है सब वापिस करो, ये धमकी देता है। अगर सब कुछ वापिस करने पर सरकार उतर जाए ना, तो वाम फ्रंट के सरकार में जो तुमको लंगोट से पैंट पहनना सिखाया, तो पहले पैंट उतारना पड़ेगा तुमको, क्योंकि वामफ्रंट के सरकार थे उससे पहले कांग्रेस के सरकार में कच्छा मार के घूमते थे, और आज पैंट पहनना सिखा दिया है तो आप बड़ा बड़ा बात करते हो। अगर पिछले सरकार का हमारी माँ बहन को लक्खी भंडार लौटाना पड़ेगा, और हमारी इस माँ बहन से अगर तुम इंदिरा आवास वापिस मांगोगे, राशन वापिस मांगते हो, तो मैं कहता हूं कि तुम पिछली सरकार में पाए हुए अपने तालीम जो मिला है, जिससे डिग्री हासिल करके नौकरी करते हो, वो डिग्री वापिस करो, वो डिग्री वापिस करो। रब्बानी अपना नौकरी को रिजाइन करो, कर सकते हो? नहीं, अपना सब कुछ ठीक रखना है और हमारी मां बहन का लक्खी भंडार का धमकी देगा, ये लक्खी भंडार राशन सब रोक दिया जाएगा। तो ये जो है ना, ये आपको डराने की कोशिश की जाती है। क्यों डराया जा रहा है? इस बात को समझिएगा कि आपसे ये बात इसलिए कहा जाता है कि आज यहां पर आने के लिए आप लोग जो भी तैयार है, पूरे इलाके में लोगों को खबर है कि आज यहां पर मीटिंग है, लोग आने के लिए तैयार हैं, और उसमें भी लोगों को रोकने के लिए पूरी टीएमसी अपनी ताकत लगा के रखा है। जगह जगह पर अभी भोज खिलाया जा रहा है, अभी भोज चल रहा है। ममता बनर्जी का शादी करा रहा है, ममता बनर्जी का ब्याह होता है और भोज खिलाते हैं, पूरा गोल पकड़ो। रब्बानी अभी ममता बनर्जी बाप है, बेटी बिलवा गया। तो अभी मेरे डर से कि शाहपुर में एक सभा होगा तो लोग वहां पर नहीं जाए, इसलिए भोज खिलाया जा रहा है। तो मैं रब्बानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे डर से ही 15 साल जो आप खाए हैं उतना में जो भी हो, कम से कम आज मेरे डर से ग्वालपोखर के लोगों को भोज तो खिलाया जा रहा है। नहीं तो सब तो आप ही डकार गए थे, तो कुछ निकाल के हम ग्वालपोखर के लोगों को खिला पा रहे हैं, चाहे भले आपको डर से खिलाना पड़ रहा। सवाल यह है कि आज जो मौजूदा सियासत है पूरे मगरबी बंगाल में, आज आप लोग देख रहे हैं कि एसआईआर का डर हमारे पूरे मगरबी बंगाल में आम गरीब आदमी पर है। हर आदमी डरा हुआ है एसआईआर से क्या होगा। आज एसआईआर को रोकने के लिए हम लोगों ने बार बार मांग किया सरकार से कि ये एसआईआर को रोका जाए। पश्चिम बंगाल सरकार से हम लोगों ने गुजारिश की कि ममता बनर्जी से कहा कि एसआईआर को रोकने के लिए विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, लिखित प्रस्ताव लिया जाए विधानसभा में कि पश्चिम बंगाल सरकार एसआईआर को बंगाल में नहीं होने देगा। अगर सरकार चाहती तो ये कर सकती थी, जिस तरह से केरला की सरकार ने किया। अगर वो सरकार चाहती तो पश्चिम बंगाल सरकार भी कर सकती थी कि एसआईआर नहीं होगा बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी ने इसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया। कानूनन जो काम वो कर सकती थी उसको नहीं करके नौटंकी करने के लिए रास्ते में तृणमूल का लोग बैनर लेके उतर के बोलता है कि हमरा एसआईआर विरुद्ध आछी, विरुद्ध आछी। अरे विरोध करने के लिए तुम्हारे आवाम ने नुमाइंदा बना के मुख्यमंत्री बनाया है, तुम विधानसभा के अंदर रेजोल्यूशन पास कर दो और उसी रेजोल्यूशन को लेके तुम सरकार को बोलो और उसी रेजोल्यूशन को लेके तुम सुप्रीम कोर्ट में केस करो, तो एसआईआर रुकेगा या नहीं? लेकिन वो काम करने नहीं गई क्योंकि उसको रोकना नहीं था। वो क्या की
एक तो विधानसभा में रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया एसआईआर को रोकने के लिए। दूसरा क्या काम की कि 92,000 जो सरकारी मुलाजिम है पश्चिम बंगाल सरकार का, उस 92,000 सरकारी मुलाजिमों को एसआईआर करने के लिए ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दी और सारे लोगों को, सरकारी मुलाजिमों को ट्रेनिंग देके एसआईआर का काम शुरू करवा दिया गया। आपके गांव में जो गया वो कौन गया? बीएलओ बनके, आपका प्राइमरी स्कूल का मास्टर, आपका हाई स्कूल का मास्टर, आपका सीडीपी ऑफिस का कोई स्टाफ, आपका बीडीओ ऑफिस का स्टाफ, आपके यहाँ ग्वालपोखर में जो सरकारी मुलाजिम है यही लोग आपके घर में इमोनेशन फॉर्म लेके गया था। तो ये सारा सरकारी मुलाजिम किसका है? ममता बनर्जी का है, पश्चिम बंगाल सरकार का है। तो सरकार खुद अपना ही सरकारी आदमी को आपके पास भेज दिया कि तुमको एसआईआर करना होगा। और एसआईआर करने के लिए अगर रोकने का इरादा हो ना तो सरकार ये काम नहीं करती। सरकार ने क्या काम किया कि पश्चिम बंगाल सरकार का जो खजाना है, जो आपका पैसा है, मेरा पैसा है, हमारी मां बहन गरीब किसान मजदूर का पैसा है, बंगाल सरकार का बजट जो है उसमें से 200 करोड़ 20 लाख रुपया एसआईआर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने दे दिया। 200 करोड़ 20 लाख रुपया पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया एसआईआर करने के लिए। तो अब आप बताइए कि यहां पर खड़ा होकर रब्बानी साहब जो बोलता है कि ममता बनर्जी है तो एसआईआर नहीं होगा, अगर उसको एसआईआर रोकना होता तो 200 करोड़ 20 लाख रुपया एसआईआर करने के लिए क्यों दिए? सवाल नहीं उठेगा? सरकारी मुलाजिमों को ट्रेनिंग में क्यों भेजा गया? सरकार चाहती तो विधानसभा में रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं किया गया? ये सब कुछ नहीं करके एसआईआर को होने दिया गया। एसआईआर हो गया, हमारे पैसे से हमारे ही बड़े बुजुर्ग नौजवान मां बहन दिल्ली पंजाब हरियाणा में काम करने वाले लोग वहां से वापिस आ रहे हैं, आके हियरिंग में जा रहे हैं। अपना काम धंधा रोजी रोटी छोड़ के उनको वापिस आना पड़ा और यहां पर आके अपना हियरिंग करा रहे हैं। तो ये सारा चीज करवा कौन रहा है? पश्चिम बंगाल सरकार। और बोलता है कि दिल्ली को अच्छे, और नाटक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अरे भाई, जब सारा हियरिंग खत्म हो रहा है, सब कुछ हो गया, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करने के? कहता है ना कि सांप पे चला गया तो लाठी पीट के क्या होगा? तो सांप तो चलेगा, लाठी पीटे की हो गए। तो वही हाल है। और सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये सब जाहिल लोग, जितना सब बोलता है गया वकील साहब बनेंगे ही। अरे तो वकील तो हम भी हैं, हम हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड वकील हैं, हम इस्लामपुर बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम जाके वकालत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पैनल रजिस्टर्ड एडवोकेट होता है वही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है। ममता बनर्जी वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड पैनल एडवोकेट नहीं है वो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाके वो वकालत नहीं कर सकती। वो वहां पर गई, उनके साथ 40 वकील था। पश्चिम बंगाल सरकार कपिल सिब्बल जैसा वकील को रखा है, जो एक बार खड़ा होने से 42 लाख रुपया लेता है। 42 लाख रुपया लेता है एक बार खड़े होने का। तो इतना काबिल वकील को आप रखिए और फिर वहां पर आप जाके बोलते हैं मिलॉर्ड मिलॉर्ड मिलॉर्ड। जो तृणमूल का नेता लोग बोलता है उनसे हम पूछते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़ा लिखा होता तब, या तो पढ़ा लिखा भी है तो उसके बाद भी ममता का गुलामी का चश्मा इतना पहन लिया है और तलवा चाटने में इतना मशगूल है कि इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। अगर ममता बनर्जी वकील के तौर पर वहां पर बयान दी हैं तो मैं मीडिया से कहता हूं, मेरी बात अगर गलत है तो उसको साबित करें कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो जाके वहां पर तस्वीर खिंचवाकर लोगों को दिखाया गया है, अगर ममता बनर्जी एज ए वकील वहां पर है तो वकीलों के पैनल में उनका नाम है, हमको दिखा दीजिए ला। वकील का पैनल में उनका नाम कहीं नहीं है। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने कही, वकील अगर कोई भी बात कहता है तो वो कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है।
उसका रिकॉर्ड होता है। आप अगर वकील हैं, आप कोर्ट के अंदर जाके जो भी बोलिएगा उसको दस्तावेज में लिखा जाएगा। तो ममता बनर्जी वहां वकील बन के अगर बोली हैं तो उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। उनका बयान कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड किया गया हो तो हमको दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में उनका कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। दूसरी बात कि चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको इज्जत देते हुए इतना कहा कि मिस ममता बनर्जी, आपके पास काबिल वकील हैं जो बेहतर बोल सकते हैं, आप उनको बोलने दीजिए। और ये बात एक बार नहीं कहा, तीन बार कहा है चीफ जस्टिस। तो इसका मतलब क्या है कि चीफ मिनिस्टर हो इसीलिए नहीं बोला कि ती चुप मारे वोट, ये बात नहीं बोला। नहीं तो क्या बोलता, जा चुपचाप मारे वोट, वो नहीं बोला। नहीं तो बोलता कि आप चुप बैठो। उसको इज्जत दिया, इसीलिए बोला वकील को बोलने दो। लेकिन ये तो बेगैरत बेशरम औरत है, इसको ना बात समझ में आता है देर से, तो इसीलिए उसको कुछ समझ में नहीं आया कि जज जो बोल रहा है कि अच्छा वकील छे, बढ़िया बोलवा पारबे, वहाक बोलवा दे, तो वहां बोलছে कि वहां वहाक बोलছে, मुक्ति कुछ बोलছে, बोका তোকে বলছি, এটা কে বুঝাবে? হ্যাঁ, এটা বুঝাই नहीं पड़ी। तो यही बात है कि इसलिए जो आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, वही काम ममता बनर्जी करती है। आज वक्फ को लेकर जो आंदोलन करने का बात था, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जब पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल था, हर जगह माहौल बना के इसके खिलाफ एहतजाज होगा, पूरा हिंदुस्तान एहतजाज कर रहा था, पूरे हिंदुस्तान में हमारे लोग रास्ते पे उतर रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हम लोगों को आंदोलन करने से रोक दिया गया, हम लोगों को रास्ते पे उतरने से रोकवा दिया गया, पुलिस से धमकी दिलवाई गई। ये पहली बार ऐसा इत्तेफाक हुआ था, ये वक्फ अमेंडमेंट के वजह से, इस कानून के वजह से, कि हमारे चारों उलमा, चाहे वो अहले हदीस के हों, चाहे वो देवबंदी के हों, चाहे वो बरेली के हों, चाहे वो वहाबी के हों, चारों इमाम हमारे एक साथ खड़े होकर एक मुद्दे पर लब्बैक कहकर रास्ते पे उतरने के लिए तैयार थे। इतनी बड़ी इत्तिहाद पहली बार हुई थी, इससे पहले ये इत्तिहाद देखने को नहीं मिला कि चारों इमाम एक साथ होकर एक मुद्दे को सामने रखकर सड़क पर उतरकर एहतजाज करने के लिए तैयार हों। लेकिन इस बार इतने बड़े तौर पर इत्तिहाद पैदा हो रहा था, उस इत्तिहाद को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी ने तमाम पुलिस वालों को लगा दिया गया, तृणमूल के नेताओं को लगा दिया गया, हमारे उलमाओं को धमकी देने के लिए, उनको डराने के लिए कि कोई जुलूस नहीं निकालना होगा, जुलूस निकालोगे तो तुम्हारे खिलाफ केस होगा, तुम पर मुकदमा होगा, और ये कहकर डराकर उनका जुलूस को रोकवा दिया गया। तो क्या एक गुलाम रब्बानी साहेब से मैं पूछता हूं, क्या आप पैदा हुए हैं तो आपको भी मरना होगा, और इसी विपरीत के कब्रिस्तान में आपको दफन होना होगा, जहां आपके वालिद मरहूम इमाद साहब दफन हैं, अल्लाह उनको जन्नत अता करे, आमीन कहिए। तो जब उसी कब्रिस्तान में कल आपको भी दफन होना होगा, और ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का जो कानून है, ये कानून हमसे हमारा कब्रिस्तान, हमारा मकतब, हमारा मदरसा, हमारा खानका हमसे छीनने की साजिश करता है। और इसको रोकने के लिए जब पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा था, तो आपने उस वक्त अपने कब्रिस्तान को बचाने के लिए, अपने मकतब को, अपने मदरसे को, अपने खानका को बचाने के लिए आपने क्या काम किया? आपने उस टाइम हमें ममता बनर्जी का झूठा दिलासा दिलाया कि ममता बनर्जी है तो कुछ नहीं होगा। उधर ममता बनर्जी बोलती है कि हामी आछी, पश्चिम बांग्लाय वाकफ होते देवो ना, ये भरोसा दिया गया, और उसी गाने को आपने गा गा कर पूरे इलाके में लोगों को डराने का काम किया कि वाकफ के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ? यही ममता बनर्जी ने फिर उस कानून को लागू कर दिया पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक फरमान जारी हो गया तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो उम्मीद पोर्टल बनाया गया है, उस उम्मीद पोर्टल में तमाम वक्फ के संपत्ति को रजिस्टर्ड करो। और इससे क्या हुआ कि तमाम जिले में, पूरे बंगाल में वक्फ के नाम पर उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर्ड करना शुरू हो गया। तो आज आपसे मैं पूछता हूं कि ग्वालपोखर के लोगों से कि वक्फ के नाम पर आपके पास कितना कब्रिस्तान है?
वक्फ के नाम पर आपके पास कितनी मस्जिदें हैं? वक्फ के नाम पर आपके पास कितना दरगाह है? वक्फ के नाम से आपने कितने खानका को बना रखा है? अगर आप देखेंगे तो आपके पास पूरे ग्वालपोखर में 5% भी वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। और जो 5% आपका रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, सिर्फ वही वक्फ में उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर्ड होगा। और जो 5% आप रजिस्टर्ड कर पाएंगे, सरकार उसी को वक्फ का संपत्ति मानेगी। बाकी 95% जो संपत्ति है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और उसका मालिक भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आपका कब्रिस्तान जो है वो भले ही आप 50 साल से इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो खतियान में लिखा हुआ है कब्रिस्तान। मुस्लिम समाजेर व्यापारेर जोन्ने, तो जिसमें लिखा हुआ है समाजेर व्यापारेर जोन्ने, उसका कोई मालिक नहीं है। जहां लिखा हुआ है कब्रिस्तान, उसका भी कोई मालिक नहीं है। और कानून ये कहता है जिसका कोई मालिक नहीं है उसका मालिक सरकार है। तो आपका 95% कब्रिस्तान, खानका, मकतब, मस्जिद सरकार के खाते में चला गया। उस वक्त ये रब्बानी साहब कैबिनेट में बैठ के इस कानून की हिमायत कर रहे थे। ये शराफत हुसैन, मुशर्रफ हुसैन इटाहार का इस कानून को समर्थन दे रहा था। ये मिनाजुल आरफीन विधानसभा में हाथ उठाकर इसको पास कर रहा था, और ये लोग हमारी रहबरी कर रहे हैं। तो आपको सोचना होगा कि जब आप पर मुसीबत आती है तो आपका ढाल बन के अगर खड़ा होने वाला रहबर आपके साथ नहीं है, तो आपका वोट देकर जिसको आप चुनते हैं, अगर वो आपकी हिमायत में खड़ा होकर आपके लिए ना बोल सके, आपके लिए आवाज ना उठा सके, तो ऐसे गूंगे पहने नेताओं की जरूरत नहीं है। ये आपको समझना होगा। आज आपके ग्वालपोखर की अगर हालात की बात करें तो रब्बानी साहब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जाके बोलते हैं कि चकलिया में उस दिन बोल के आए कि विक्टर के पास तो कोई जगह ही नहीं है, वो कहां से भी जाके लड़ेगा, सब जमानत जब्त हो जाएगा। तो हम बोले हैं रब्बानी साहब को कि अगर आपको इतना ही खुशफहमी है कि विक्टर जहां खड़ा होगा वहां जमानत जब्त हो जाएगा, तो आपको जिस तरह हम बोल रहे हैं कि जहां रब्बानी वहां विक्टर, एक बार आप भी तो बोल दीजिए कि जहां विक्टर वहां हम। क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि आप आइए चकलिया, मेरे खिलाफ नॉमिनेशन कीजिए। आप अगर उधर आने से डरते हैं तो हम इधर आ रहे हैं, उसमें भी आप डरते हैं, इधर भी डरते हैं, उधर भी डरते हैं। आप ही लंबी लंबी बात करते हैं, नहीं होगा। आपको इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोगों को ये याद रखना होगा कि इस ग्वालपोखर की सरजमीन में जो लोग हैं ये अमन और शांति से जीने वाले लोग हैं। किसान, मजदूर, गरीब तबके के लोग हैं। हम लोग अमन और शांति चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं। लेकिन गुलाम रब्बानी साहब के 10 साल मंत्री रहते हुए इसी ग्वालपोखर में 17 मर्डर हो चुका है। और 17 मर्डर जो हुआ है वो मर्डर किसी ही सियासी बड़े रहबर या नेता का नहीं, वो हमारे समाज का, किसी गरीब किसान मजदूर का, हमारे यहाँ के व्यवसायी का, हमारे यहाँ का किसान का कत्ल हो रहा है। और अभी तक उनमें से इंसाफ, जो मुकम्मल तौर पर इंसाफ दिलाने के लिए गुलाम रब्बानी साहब कहीं पर भी खड़े होकर नहीं बोले कि इसका जो कत्ल हुआ है उस परिवार के साथ मैं खड़ा होकर मैं कातिलों के खिलाफ खड़ा रहूंगा, ये बोलने की हिम्मत उसमें कहीं। आज यही घर से उठाकर रात को ले जाकर उसका रेप कर देता है, और रेप करने के बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है। उसका परिवार इधर उधर भटक रहा है, थाना में जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। 3 दिन तक वो घूमते रहा। जब ये बात मेरी जानकारी में आई तब पुलिस पर हम दबाव दिए, तब जाकर उसका एफआईआर लिया जाता है और उसके खिलाफ पॉक्सो का केस लगता है। और जब पॉक्सो का केस लग गया तो जो रेप किया उसको पुलिस के हवाले करने के बजाय, उसको पुलिस पकड़ने के बजाय, उस रेपिस्ट को रब्बानी साहब ले जाके इस्लामपुर में अपने घर में हाथ छुपा के रखता है। जब हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटेगा, उसके खिलाफ हमारा नुमाइंदा खड़ा होकर हमारे लिए नहीं बल्कि रेप करने वाले को अपने घर में गरम रजाई के नीचे सुला के रखता है। तो आपको यह फैसला करना होगा
कि जब हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटने वाले के खिलाफ लड़ने वाला चाहिए, न रेप करके हमारी बहू बेटियों की इज्जत आबरू को उछालने वाले का सरपरस्त बन के गुलाम रब्बानी जैसा नेता चाहिए। ये आपको फैसला करना है। आज मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि यही गुलाम रब्बानी साहब हैं कि जब कांग्रेस से जीते थे और जीतकर 2016 में जब वो तृणमूल में शामिल हुए, तो पहली बार जब आप जीते तो आप कांग्रेस से जीते थे। कांग्रेस ने आपको एमएलए बनाकर पहचान दिलाई थी और आज आप कहते हैं कांग्रेस कोई पार्टी है, कांग्रेस में क्या है। ये तुम्हारी नेत्री ममता बनर्जी भी आज मुख्यमंत्री बनने से पहले 2011 में कांग्रेस का पैर पकड़ के ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। और आज यकीन रखिएगा कि यही कांग्रेस ममता बनर्जी का पैर खींचकर उसको नीचे उतार के फेंकेगा। ये भी आपको हम बताएं। इसलिए आप लोग ज्यादा वक्त नहीं है और लंबी तकरीर भी हम नहीं करना चाह रहे हैं। सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि गुलाम रब्बानी साहब यहां पर ग्वालपोखर में आप लोग अपना मन मजबूत कर लीजिए कि गुलाम रब्बानी साहब को अगर यहां से उखाड़ के फेंकना है तो फिर आने वाले वक्त में कांग्रेस का हाथ मजबूत करना होगा। और मैं आप लोगों के साथ था, हूं और रहूंगा। और ये भी यकीन दिलाता हूं कि मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि जहां गुलाम रब्बानी वहां विक्टर। ये बात मैं फिर कह रहा हूं और ये बात कांग्रेस पार्टी को भी बता दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करके भी देखा है। कांग्रेस पार्टी को भी ये पता है कि ग्वालपोखर के लोगों ने भी विक्टर को ही अपना आने वाला वक्त का नुमाइंदा चुनने के लिए हामी भरी है। लोगों का मांग है कि विक्टर यहां से आए। चकलिया के लोगों का भी मांग है कि विक्टर यहां से आए। ये फैसला पार्टी पर है कि पार्टी यहां से खड़ा करेगा ना वहां से खड़ा करेगा। पार्टी को हमने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो दोनों जगह से खड़ा करो, मैं लड़ने के लिए दोनों जगह से तैयार हूँ। बात कहा गया গ্বালপোখরে মানুষ দিয়েছে নাই, আমরা ভিক্টরকে চাই। গ্বালপোখরে মানুষ দিয়েছে নাই, আমরা ভিক্টরকে চাই। ছাত্র যুবক দিয়েছেন নাই, আমরা ভিক্টরকে চাই। মহিলারা দিয়েছে নাই, আমরা ভিক্টরকে চাই। तो दोनों जगह से लड़ने के लिए ये प्रस्ताव पार्टी के पास है। अब पार्टी अपना फैसला बताएगी, उसके बाद जो भी फैसला होगा उसके तहत काम शुरू किया जाएगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि चुनाव कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा। मसला यह है कि ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। इसको बदलने के लिए आपको मजबूती के साथ एक आम आवाम को मजबूत होना होगा। आप अगर डट के खड़े हो जाते हैं तो यकीन मानिए गांव गांव में जो आप डट के खड़े हो जाएंगे तो आपको रोकने का काम कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज इन लोगों के पास कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ बोलेगा लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री का नारा देगा। 1500 टका पड़ दी है, 1000 टका 500 टका बढ़ाई दी है, यही सब कहानी सुनाएगा। लेकिन 1500 रुपया हमारी माँ बहन को दिया जाएगा तो उस 1500 रुपया में अगर आपको लगता है कि माँ बहनों की तरक्की हो जाएगी तो पूछिए जाकर अपने घर में कि जो 1500 रुपया आपको आज मिलेगा, आपका घर का बिजली का बिल आज कितना आता है। 7 साल पहले, 8 साल पहले आपके घर में बिजली का बिल 150 से 200 रुपया आता था, 300 रुपया आता था। आज 300 रुपया का बिल आपका 1700, 1800, 2000 रुपया आता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली का बिल अगर कहीं लिया जाता है तो वो पश्चिम बंगाल सरकार लेती है। तो आपको इधर से देती है, उधर से ले लेती है। तो ये जो खेल है इसको समझिएगा। ये जो राशन का बात करता है तो ये राशन ममता बनर्जी नहीं देती है, ये कांग्रेस का दिया हुआ राशन है। कि यूपीए के सरकार में कांग्रेस की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से कानून बनाया गया था। उस कानून में ये कहा गया कि हिंदुस्तान के सभी नागरिक का खाद्य सुरक्षा का इंतजाम सरकार करेगी और इसीलिए खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट बना और उसी के तहत पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक को फ्री में सरकार की तरफ से राशन देने का बात हुआ। आज जहां पर ममता बनर्जी नहीं है, क्या वहां राशन नहीं मिलता है। हमारे यहीं का कितना नौजवान है जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, गुजरात में जाके रहते हैं। तो आप लोगों को पता नहीं है कि गुजरात का सरकार राशन देता है। हाथ उठा के बोलिए कि गुजरात में राशन नहीं मिलता है, हरियाणा में नहीं मिलता है, पंजाब में नहीं मिलता है, हर स्टेट में राशन मिलता है। तो क्या पंजाब में ममता बनर्जी है, गुजरात में ममता है?
आसाम में ममता है, उड़ीसा में ममता है, दिल्ली में है। ममता नहीं है, वहां भी राशन मिलता है। तो इसीलिए जो टीएमसी का नेता लोग बोलता है कि ममता राशन, तो ममता का राशन नहीं है। ममता अगर बंगाल में नहीं रहेगी तो भी राशन रहेगा। और टीएमसी क्यों बोलता है कि भोट ममता भोट नहीं दीबो तो तोरीडा बंद, तोरुडा बंद, तोरीडा बंद हो जावे। आपका कुछ बंद नहीं होगा, लेकिन ममता को वोट नहीं मिलेगा तो रब्बानी का दलाली बंद हो जाएगा, उसका दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए वो अपना दुकान चलाने के लिए रब्बानी आप लोगों को बोलता है कि आपका राशन बंद हो जाएगा। असल में रब्बानी का राशन बंद हो जाएगा, समझे? इसीलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि राशन बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, कुछ बंद नहीं होगा। और जो धमकी देता है कि ममता वोट नहीं दी वो तो लक्ष्मी भंडार बंद, तो हम अपनी मां बहनों से कहना चाहते हैं कि तृणमूल को वोट नहीं देने से अगर लक्ष्मी भंडार बंद हो जाता तो ग्वालपोखर में 33,000 वोट बीजेपी को मिला है। तो बीजेपी को जो वोट मिला है वो तो ममता बनर्जी को नहीं दिया है। तो फिर हमारे बीजेपी की मां बहनों को लक्ष्मी भंडार क्यों मिल रहा है? जब उसको लक्ष्मी भंडार मिल रहा है बीजेपी को वोट देने के बाद भी, तो आप अगर कांग्रेस को वोट दे दीजिएगा तो आपका लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा। सिर्फ आपको डराया जा रहा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों से बस हम इतना ही कह के अपनी बात खत्म करते हैं कि आज के इस सभा में आप लोग जो यहां पर आए और इस बड़ी सभा में रोड पर खड़े होकर नीचे ऊपर दुकानदार भाइयों के जहां तक सुन रहे हैं, दुकानों में, चाय की दुकानों में, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में आप लोग अपने आप को मजबूत कर लीजिए। कि आप एक ही नारा रहेगा कि नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान लगाने की बात राहुल गांधी ने किया है, उसी मोहब्बत की दुकान को लगाने का काम हम लोग ग्वालपोखर में करेंगे। और यहाँ पर नफरत और दहशत की राजनीति करने वाला जो ये भी तृणमूल है या बीजेपी है, उसके खिलाफ हम सब इकट्ठा होकर एकजुट होकर यहाँ पर मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ से हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के आगे जाएगा और रब्बानी साहब की गुंडा ताकत को हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। सिर्फ इतना ही कहते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, कांग्रेस जिंदाबाद।